हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 दैट इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। अभी तक हम लोग पढ़ के आए हुए थे। प्रीवियस जो चैप्टर था वो हमारा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और हमने वहां पे पढ़ा था कि टेलर के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं और फेयोल के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं। तो वो दोनों ही प्रिंसिपल जो है उस प्रीवियस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि यहाँ पे मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है, तो सिंपल सी आप ये बात समझिए कि यहाँ पे जो फंक्शंस है, जिस तरीके से हमारा आ जाएगा प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये सारे हमारे फंक्शंस आ जाते हैं। तो जितने भी हमारे जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, टेलर हो गए, फ्योल हो गए, आपके इसमें दिया ना कि लूथर गुलिक हो गए, तो कूंस, तो इन सभी ने अपने अपने एंड से या अपने अपने रिस्पेक्टिव से जो भी उनको समझ में आता था, उन्होंने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फंक्शंस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भी यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास अगर हम लोग देखें चैप्टर में, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर इज द नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल लिस्ट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस। Various experts have classified the functions of the management in the different ways. जैसे अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे हेनरी फ्योल की, तो हेनरी फ्योल has described them into the forecasting and planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. ठीक है, अभी यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो आते हमारे पास है जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी पे भी यहाँ पे अपने एंड से डिस्क्राइब किया हुआ है फंक्शंस एज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुइंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लूथर गुलिक की बात करें, तो लूथर गुलिक का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा, जिन्होंने एक कीवर्ड दिया हुआ था पॉट्सकॉर्प। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा उस स्पेलिंग का, इसीलिए मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया कि पॉट्सकॉर्प। ठीक है, तो यहाँ पे पॉट्सकॉर्प का मतलब होता है यहाँ पे पी डू स्टैंड्स फॉर द प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, डी डायरेक्टिंग, एस स्टाफिंग एंड सीओ कोऑर्डिनेटिंग। सीओ दोनों हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग में ही आएगा, और यहाँ पे आर जो आएगा वो है हमारे पास रिपोर्टिंग, एंड बी हमारे यहाँ पे पास है बजट। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक का स्टार्टिंग का वर्ड लेकर के हम लोग जैसे नहीं फुल शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, तो उस टाइप का यहाँ पे है। ठीक है, तो पॉट्सकॉर्प से आप याद रखेगा, ये किसने दिया था, ये हमारे लूथर गुलिक ने। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, शायद एक आध दो नंबर में आ सकता है या आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा कि ये पॉट्सकॉर्प किसने दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कून्स एंड ऑर्डेनल हैव गिवन अ वेरी कन्वीनियंट क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। जैसे कि हमारा जो जब कून्स ने दिया हुआ था, कून्स एंड डोनल ने, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जितने भी ये पांचों पॉइंट्स हैं, ये कून्स एंड डोनल ने दिए हुए थे। क्लियर, यहाँ पे आप ये फिगर भी देख सकते हो आपके इसमें बनी हुआ है। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन जो कि हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपने अपने एंड से वो दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग एक शॉर्ट एंड ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शंस है सभी फंक्शंस के, वो हम लोग पढ़ेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग भी, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे एक ब्रीफ मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन यही जो फंक्शंस है, अब नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग का वो पूरा ही जो कंटेंट है वो एक पूरे कंप्लीट एक चैप्टर में आ जाएगा। प्लानिंग का एक अलग चैप्टर है, डायरेक्टिंग का अलग चैप्टर है, स्टाफिंग का अलग चैप्टर है, तो हर एक का जो फंक्शंस है उसका पूरा पूरा एक चैप्टर है। तो उस चैप्टर में हम लोग आराम से उसको एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन मैनर में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें जो एक सिंगल जो कंटेंट है कि जो भी ईच टॉपिक है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पे अपने फिगर में देख सकते हो, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो ये एक सर्कल टाइप का एक जो फिगर बना हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का। तो यहाँ पे एक बताया हुआ है कि हम लोग हर एक यूनिट में या हर एक टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे प्लानिंग में आ जाएगा व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा कि क्लासिफाई एक्टिविटीज हो जाएगा, असाइन टास्क हो जाएगा, ठीक है, डेलीगेशन हो जाएगा। स्टाफिंग में हमारा मैन पावर, रिक्रूटिंग, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सब कुछ आ जाएगा। डायरेक्टिंग में हमारे पास आ जाएगा कि मोटिवेशन है, लीडरशिप है, सुपरविजन है, कम्युनिकेशन है, किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए। तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग है, कुछ भी मतलब है।
चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोलिंग है। तो कंट्रोलिंग में हमारे पास क्या रहेगा कि इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स, मेजर परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ द डेविएशंस। तो ये सारे हमारे पास ये फंक्शंस हैं। तो इन्हीं फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास दैट इज द प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में अगर बात की जाए तो प्लानिंग का मतलब है थिंकिंग बिफोर डूइंग। समझे? अगर आपको कहीं पे घूमने जाना तो आप घर पे बैठ के पहले सोचते हो ना, या आप माता पिता से डिस्कस करते हो, फ्रेंड से डिस्कस करते हो कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, हम लोग वहां पे जाकर क्या क्या करेंगे, हम लोग क्या क्या खाएंगे, ठीक है, और हम लोग कहाँ पे घूमने वाले हैं, कौन सी हम लोग मूवीज देखने वाले हैं, या किस किस प्लेस में हम लोग विजिट करने वाले हैं। ऐसा ही होता है, ठीक है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। सो दैट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग। ठीक है, तो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले जब हम उस काम के बारे में सोचते हैं, सो दैट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग। कि भाई हम अभी काम हमने किया नहीं है, स्टार्ट भी नहीं किया है, बस हम लोग वो चीज सोच रहे हैं, तो दैट इज द प्लानिंग। क्लियर है? तो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले जब हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं ताकि हमें वहां पे कहीं पे कंफ्यूजन ना हो जाए। अगर आप जब अपने एग्जामिनेशन आंसर शीट लिखते हो तो वहां पे सिंपली क्या होता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप जो आंसर है वो अपने दिमाग में फ्रेम करते हो ना, कि हमें किस किस तरीके से लिखना चाहिए, या हमें कौन सा चीज को पहले लिखेंगे या कौन सी चीज को हम लोग बाद में लिखेंगे। तो दैट इज द प्लानिंग। कि जब तक कि हम लोग किसी भी चीज को अच्छी तरीके से प्लान करेंगे नहीं तो हम लोग सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। क्लियर है? अगर आप बिना प्लानिंग के अगर आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर आप बिना प्लानिंग के अगर आप आंसर लिख रहे हो तो क्या होगा भाई साहब, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उस आंसर का तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। मतलब आप जो नीचे का जो क्लाइमैक्स है वो आप पहले ऊपर लिख दे रहे हो, और जो ऊपर का जो स्टार्टर है वो आप नीचे लिख दे रहे हो, देन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? क्लियर है? तो इसीलिए हमें जो भी प्रॉब्लम ना हो आगे फ्यूचर में ना हो, हमें कहां जाना है कुछ नहीं मालूम, बस सड़क पे निकल गए, लेकिन हमें डेस्टिनेशन अपनी नहीं मालूम है कि हमें कहां पे घूमने जाना है, तो हमें प्रॉब्लम तो होगी ना। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं जहां पे हमारा कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और उसका सोल्यूशन हमारे सामने रखा हो। क्लियर? तो यहां पे एक डेफिनेशन दी हुई है हेनरी फ्योल की। प्लानिंग मीन्स टू असेस द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजन फॉर इट। द प्लान ऑफ एक्शन इज एट द सेम टाइम द रिजल्ट envisaged, the line of action to be followed, the stages to go through and the methods to use। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने सोचा हुआ है, जो भी हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है, उसी के अकॉर्डिंग जाना। ठीक है, अगर हमने ये प्लानिंग किया हुआ है कि हम लोग मुंबई जाएंगे तो मुंबई जाएंगे, हम लोग वानखेड़े स्टेडियम जाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे, ठीक है, फिर ताज होटल जाएंगे। तो ये हम लोगों ने सोच के रखा हुआ है ना, ये हम लोगों ने प्लानिंग की है कि हम लोग इस डेस्टिनेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जाकर के विजिट करेंगे। सो दैट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग। सो दैट इज एक्चुअली द प्लानिंग। और हर एक काम, आप कोई भी काम ले, चाहे आपके घर में कोई फंक्शन हो, या आपने कहीं पे जाना हो, या आप अगर अपने एग्जामिनेशन शीट लिख रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, XYZ कुछ भी काम कर रहे हो, तो उस काम में प्लानिंग जरूर से जरूर इन्वॉल्व होगी ही होगी। तो आइए देखते हैं प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हमारे पास प्लानिंग सीक्स टू अचीव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास कोई एक गोल है जो हमें अचीव करना है। ठीक है, फालतू में कोई प्लानिंग करता है क्या? मतलब हमें जाना ही नहीं है यूएस, तो हम यूएस की प्लानिंग क्यों करेंगे भैया? ठीक है, हम जब हमें ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है तो हम ऑस्ट्रेलिया की प्लानिंग क्यों करेंगे? ठीक है, तो वो तो हमारा एक वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लानिंग इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द फ्यूचर। ठीक है, भविष्य में क्या होने वाला है उसको हम लोग अच्छे से काम कर सके, वो जो फ्यूचर वाला है वो हम लोग, इसलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ चॉइस फ्रॉम द अमंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, तो प्लानिंग जो होता है, हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव जो सोर्सेस बने हुए हैं, या जितने भी हमारे पास जो चॉइसेस हैं, ठीक है, हम लोग उसमें से एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लेकर के चलते हैं कि हाँ ये चीज हमारे लिए बेस्ट होगी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मेरिट्स एंड द डिमेरिट्स ऑफ द प्लानिंग। तो इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला हमारे पास है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस होता है। दैट मीन्स कि अगर हमें मुंबई जाना है घूमने के लिए तो हम मुंबई के बारे में तो सोचेंगे कि दिल्ली के बारे में सोचने लग जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही क्लियर है कि वी हैव टू गो टू द मुंबई, और वहां पे मुंबई जाकर के हमें कहाँ पे घूमना है, या शाहरुख के घर जाना है, या सलमान के घर जाना है, या आमिर के घर जाना है, तो ये हम लोग का अटैक है। लेकिन हमें ये मालूम है कि हाँ हमें मुंबई जाना है और वहीं मुंबई में हमें अपनी प्लानिंग करनी बैठ करके। क्लियर है?
नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है सिंपली कि मतलब जो चीज हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं वो हमारा एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है। दैट मीन्स कि जब भी हम लोग मुंबई में लैंड करेंगे तो हम लोग एयरपोर्ट पे आएंगे और एयरपोर्ट से सीधे अपने होटल रूम में जाएंगे और होटल रूम से फिर हमने जहां पे भी अपनी डेस्टिनेशन बना करके रखी होगी कि यहाँ पे हमें जाना है घूमने के लिए, तो हम वहां पे जाएंगे। सो दैट इन्वॉल्व्स द ऑर्डर। तो ऑर्डर में से एक सिस्टमैटिक तरीका जो होता है ना, एक सिस्टमैटिक तरीका, उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेस रिस्क। रिस्क होता ही नहीं है लगभग लगभग, अगर मोटी भाषा में देखा जाए तो। क्यों नहीं होता? बिकॉज हम लोग चीजों को पहले से ही सोच के चल रहे हैं। ठीक है। तो जहां पे भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों ने अपने माइंड में ही सोच लिया कि हाँ हमें यहाँ पे ये चीजें नहीं करनी बिकॉज यहाँ पे मैं ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हमारी जो प्लानिंग में रिस्क हमेशा कम होता है और जो रिस्क जहां पे इन्वॉल्व होता है हम लोग उसको पहले ही एलिमिनेट कर चुके होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हायर एफिशिएंसी। जो चीज हम लोग सोचे हुए हैं और हम लोग उसी पे ही बिल्कुल अप टू डेट काम करेंगे। ठीक है। मतलब वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि मतलब ऐसा कोई भी हम लोग काम करें जो हमारी प्लानिंग से अलग होता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि कभी भी या सेलिब्रिटीज या कोई भी हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं अगर कहीं पे किसी शहर में विजिट करते हैं तो उनका एक फिक्स्ड रूट होता है। तो फिक्स्ड रूट का मतलब क्या होता है? वो सारे वो जो प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं वो पहले ही एक डेढ़ महीने पहले, 2 महीने पहले वो सब कुछ बना लिया था कि हाँ ये जो नेता है या ये जो सेलिब्रिटी है यहाँ ये इसी रूट से ही जाएगा, इसके अलावा इस दूसरे रूट से वो जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो दैट इज द प्लानिंग। ठीक है। तो वहां पे एफिशिएंसी उसकी हायर हो जाती है। तो वहां पे जितना वो रूट होता है जहां पे उनको चलना होता है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, बहुत ही साफ सुथरा होता है। वहां पे ट्रैफिक नहीं होता है, ट्रैफिक को पहले ही रोक दिया जाता है। तो मतलब कि वहां पे एफिशिएंसी वहां पे ज्यादा हो जाती है। समझ में आया? अब अगर हम लोग बात करते हैं डीमेरिट्स की, तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहला हमारे पास है कॉस्टली प्रोसेस। नो डाउट प्लानिंग इज द कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे कॉस्टली प्रोसेस कैसे हो सकता है? जैसे हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो जब फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो हमारा, जैसे आपको मालूम है कि जो फिल्म होती है वो अलग अलग डेस्टिनेशन पे शूट होती है। तो अगर आपको अब्रॉड में शूट करना है या किसी भी जगह पे भी शूट करना है तो इनफैक्ट उसके लिए एक प्लानिंग की एक पूरी टीम होती है। तो मतलब आप उस टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उसको आप पेमेंट कर रहे हो। शायद कि प्लानिंग करने में आपको 10 दिन या 15 दिन लग सकते हैं, तो आपको 15 दिन का पेमेंट करना पड़ेगा। सो दैट इज द रीजन दैट प्लानिंग इज अ कॉस्टली प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग मीन्स टू से कि जैसे हमने क्या कहा कि 15 दिन का टाइम लग रहा है प्लानिंग करने में, तो पूरी टीम है ना वो 15 दिन लगा तो रही है टाइम करने पे। तो दैट इज द मतलब वो 15 दिन अब हमारा वेस्ट जा रहा है। ठीक है। तो अब उस 15 दिन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस वहां पे बैठ के प्लानिंग करेंगे। सो दैट इज द रीजन दैट प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग। हमें भी कहीं अगर घूमने जाना है तो हम लोग 2-4 दिन, हफ्ता भर पहले से स्टार्ट करते हैं ना प्लानिंग करना कि हमें कहाँ कहाँ पे जाना है या कितना कितना टाइम हमें वहां पे रुकना है। तो उससे पहले हम लोग उस चीज को प्लानिंग करते हैं। तो दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। ठीक। रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? अभी हम लोगों ने मेरिट में बात किया है कि रिजिडिटी मीन्स टू से कि जो भी पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटी जिस रूट के लिए उनका प्रोटोकॉल सेट होता है वो उसी रूट पे जाता है। तो रिजिड मतलब एक पत्थर की लकीर, पत्थर की लकीर होती है। हाँ, पत्थर की लकीर। ठीक है। तो मतलब जो कहा गया है सिर्फ वहीं पे आप चलेंगे, उसी रूट पे चलेंगे, आप दूसरी गली में नहीं जा सकते। तो मतलब जो आपको बोला गया सिर्फ वहीं पे ही आप काम कर सकते हो या उसी रूट पे ही आप फॉलो कर सकते हो, आप कोई अलग रूट फॉलो नहीं कर सकते। क्लियर है? सो आई थिंक आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? सिंपली अभी हम लोग प्लानिंग पढ़ के आए तो मतलब उस प्लानिंग को हम लोग एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में जब हम लोग एक ऑर्गेनाइज करते हैं देन दैट इज नोन एज द ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। अगर हम लोग एक सिंपल सी भाषा में बात करें तो जैसे आप देखते हो कि जो पॉलिटिशियंस की रैलीज वगैरह होती हैं या फिर जितने भी जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके जो शोज चलते हैं, जैसे अरिजीत सिंह के बहुत शोज चलते हैं। क्लियर है? आप देख रहे हो। तो अरिजीत सिंह के जब इतने बड़े बड़े जब शोज चलते हैं और तो इस मतलब इतना बड़ा जब इवेंट होता है वो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं भाई? जो ऑर्गेनाइजर्स वगैरह होते हैं इतने बड़े चीज को वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं भाई? एक पहले क्या होता है? पहले ग्राउंड होता है।
ठीक है, खाली ग्राउंड होता है, लेकिन उसी ग्राउंड में अगर शाम को आप देखो तो इतना बड़ा एक इवेंट को वो लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो इस कैसे होता है कि भाई साहब डीजे भी लगना है, लाइटनिंग भी लगनी है, स्टेज भी लगना है, और इतनी हजारों की तादाद में तो पब्लिक आएगी, फिर जो सेलिब्रिटी आने वाला है वो, फिर उस सेलिब्रिटी का जो सिक्योरिटी होता है वो, ठीक है, और ये भी देखना है कहीं पे उस फंक्शन में कुछ मेस ना हो जाए, ठीक है, मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो हर एक चीज को देखना, हर एक चीज को अपने अपने एंड से देखना, ठीक है। तो वहां पे उसी चीज को भाई, वो जो शो है वो हमने एक उस प्लान को हमने पहले प्लानिंग कर लिया था उस शो के बारे में, लेकिन अब हम उस शो को एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स उस शोज में अवेलेबल होते हैं या हमें उसमें लगाने पड़ते हैं, तो उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से लगाना पड़ता है जिससे कि हमारा वो जो शो है वो ऑर्गेनाइज हो सके। क्लियर है? तो ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल सा फंडा यही है जो भी ने बताया गया। एक कोई बड़ा इवेंट जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो पहले हमने उसकी प्लानिंग की और अब जाकर के हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वंस द प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड अ नेटवर्क ऑफ अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इज डेवलप्ड थ्रू विच मैनेजर्स कैन इंप्लीमेंट द प्लान्स। ठीक है, तो जितने भी जो मैनेजर्स या वहां का जो हेड होता है वो उस प्लान को वो इंप्लीमेंट करता है। क्लियर? Such a framework is called organization structure and the process of developing it is known as the organizing। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। यहां पे दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला हमारे पास आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफाइंग दीज एक्टिविटीज इनटू द कन्वीनियंट ग्रुप्स। ठीक है, जैसे हम लोग जब अरिजीत सिंह का शो, यार अरिजीत सिंह को लेकर के चलेंगे क्योंकि उसके शोज बहुत होते हैं। ठीक है, तो अरिजीत सिंह का जो शो है अगर हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो भाई लाइटनिंग का डिपार्टमेंट किसी एक का है, स्टेज को फ्रेम करने का, स्टेज को बनाने का डिपार्टमेंट किसी एक का है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो सिक्योरिटी देखना है वो किसी एक का है। ठीक है, ऑडियंस को देखना है, मैनेज करना है, वो किसी एक का है। तो हर एक का जो डिपार्टमेंट है हम लोग खुद जाकर के नहीं चेक करेंगे, हम उसके हेड से पूछेंगे कि उसका स्टेटस क्या है, लाइटनिंग का स्टेटस क्या है या स्टेज का स्टेटस क्या है, स्टेज अच्छा बना है कि नहीं बना। ऐसा ना कि अरिजीत सिंह चढ़े और स्टेज धड़ाम के गिर पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि असाइनिंग दीज ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज टू द अप्रोप्रिएट पर्सन। ठीक है, तो उस पर्सन को वो एक्टिविटी या वो काम देना जिसमें वो माहिर है या फिर मास्टर है। ठीक है, डेलीगेशन अथॉरिटी एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कैरिंग आउट द असाइन ड्यूटीज। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग दीज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप थ्रू आउट द एंटरप्राइज। क्लियर है? अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, वो अपना अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इन्हीं डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट भी करना है जिससे कि हमारा शो हो सके अरिजीत सिंह का। ठीक है, समझ में आया? सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टाफिंग। सो स्टाफिंग इज द वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फर्म और द बिजनेस। ठीक है, वहां पे जितने भी जो लोग काम कर रहे हैं जितने भी जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, क्या वो आपकी कंपनी के प्रति लॉयल है कि नहीं है, क्या वो अपना 100% दे भी रहे कि नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे होता क्या है कि हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हमें, हाँ हो सकता है कि दुनिया में भाई रजनीकांत सिर्फ एक ही है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप किसी आईटी में किसी पर्सन को रख रहे हो तो वो आईटी का मास्टर होना चाहिए, परफेक्ट एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी मार्केटिंग में किसी पर्सन रख रहे हो तो वो मार्केटिंग को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में किसी को रख रहे हो तो उसके अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब अगर आपने एक ही बंदा हायर किया, वो मार्केटिंग भी देख रहा है, आईटी भी देख रहा है, एचआर भी देख रहा है, सब कुछ हर एक भाई देख रहा है, मतलब कतई रजनीकांत बना रखा है वो। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो स्टाफिंग का मतलब ये होता है जो एक राइट पर्सन हमारा एक राइट पोजीशन में होना चाहिए जिससे हमारे उस पर्सन से हमारी उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी और अच्छी हो जाए। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द स्टाफिंग। जो भी कंपनी जो जितने भी एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है, जितने भी एम्प्लॉयज को वो सेलेक्ट करती है, तो ये देखती है कि क्या इस सामने वाले पर्सन के अंदर पोटेंशियल है काम करने का, क्या ये हमको आउटपुट दे सकता है कि नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है कि स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द पोजीशन created in the organization structure. It is concerned with the human resource of the enterprise. ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट चाहे कोई छोटे छोटे कंपनी क्यों ना हो, वहां पे आपको एचआर का डिपार्टमेंट मिलेगा जरूर। ठीक है, it is concerned with acquiring, developing, utilizing and maintaining human resources. It is a process of matching jobs with individual to ensure right man for the right job.
ठीक है, मतलब सही जो जो जॉब हमारे पास जो वैकेंट है उसके लिए एक सही आदमी होना चाहिए। अगर आपने किसी गलत बंदे को हायर कर लिया तो अल्टीमेटली आपको क्या होगा, वो नुकसान ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप्स कौन कौन से, सबसे पहले पास तो हमारे पास आता है स्टाफिंग में कि मैन पावर प्लानिंग हो। हम लोग पहले प्लान करते हैं ना कि हमें क्या इस टाइम या इस टाइम पीरियड में हमें रिक्रूटमेंट चाहिए भी कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास आएगा रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट, फिर ओरिएंटेशन आता है, फिर हम लोग करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आता है अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड द एम्प्लॉय रेम्युनरेशन। ठीक है, तो इतने सारी चीज होती है वो हमारी एक स्टाफिंग के सेक्शन या स्टाफिंग के डिपार्टमेंट में आती है। क्लियर है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक ही रखेंगे इस चैप्टर में स्टाफिंग तक, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिंग से। और अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो देन प्लीज आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।